नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रायगढ़ के केलो विहार आवासीय कॉलोनी को लेकर। ये आवासीय कॉलोनी तकरीबन 34 साल पहले सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए तैयार की गई थी। लगभग 47 एकड़ में ये कॉलोनी बननी थी, लेकिन उसमें से कुछ दिक्कतें हुई तो 25 एकड़ में ही ये सीमित रह गई। इसका दूसरा फेज़ है प्राची विहार। तो यहाँ एक संस्था है जो इस पूरे केलो विहार आवासीय समिति को रेगुलेट करती है। उसके पूर्व अध्यक्ष गोपाल नायक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि यहाँ जो संस्था का जो संविधान है उसमें कंडिका 43 है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये उसमें प्रावधान है कि जो लोग 5 साल के अंदर प्लॉट आवंटन होने के बाद जो मकान नहीं बनाए हैं या प्लॉट खाली हैं, उन प्लॉट्स को वापस समिति को दिया जाएगा। तो खैर इस तरह के प्रावधान है समिति में। तो बातचीत करते हैं गोपाल नायक जी से। ये बताइए कि यहाँ जो आवासीय कॉलोनी है इसके बारे में बताइए, और किस तरीके से प्लॉट आवंटन हुए, और जो कंडिका 43 की हम बात कर रहे हैं उसमें कितने प्लॉट्स खाली हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। क्या है, पूर्व में हम लोग 47 एकड़ प्राप्त हुआ था, लेकिन बीच में समिति बनते तक अलग अलग नहीं होगा बोले तो समिति बनाते तक में इसी सेल को 22 एकड़ दे दिया गया। 25 एकड़ में हमारे सभी सदस्यों को नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग अलग से लिए भी, और 25 एकड़ में जितना हो सकता था उतना हम लोग प्लाट काटा था। इसी बीच में एक सदस्य के द्वारा लोक अदालत कंज्यूमर फोरम से डिग्री पाने के कारण उसको हमने एक जगह दिए थे, वो जगह उसको किसी कारण से नहीं प्राप्त हुआ। तब उसने व्यक्तिगत मेरे नाम से प्रकरण दर्ज कर दिया। उसको देखते हुए हमने ये कई बार मैं निवेदन किया समिति को, समिति के द्वारा कुछ महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण मुझे उप पंजीयक सहकारिता के यहाँ आवेदन देना पड़ा। और नियम 43 के तहत यह है कि अगर कोई सदस्य 5 साल के अंदर नहीं बनाता है तो उसको दूसरे सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण को ध्यान रखते हुए दिया जाना उचित होगा। यानी जो खाली प्लॉट्स हैं वापस संस्था में आ जाएंगे। जी, वापस संस्था को समाहित होगा, फिर संस्था अपना आरक्षण और उसके प्राथमिकता सदस्यों की प्राथमिकता के आधार पर उसको वितरण करेगा, उसमें से उसको दिया जाए। तो मेरा वो भी व्यक्तिगत जो केस किया कोर्ट में वो वापस हो जाए, इस उद्देश्य से मैं किया हूँ। तो अभी क्या स्थिति है इस पूरे मामले में पंजीयक के यहाँ जो आपने आवेदन किया है? अभी तो पेशी देगा आप सर, आवेदन हमारा एक्सेप्ट किया है और इसी बीच में वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है उन लोगों का, उसके बारे में हमारे वकील साहब डिटेल बताएंगे। अच्छा, इसमें जो न्यायालय में जो मामला गया है, जो आपको व्यक्तिगत आपके नाम से गया है, जबकि संस्था के अध्यक्ष, हाँ जी, वही मेरा कहना था, निवेदन था, लेकिन वहाँ न्यायालय में एक्सेप्ट हो गया। बाकी मेरा कहना है कि मैं एज अध्यक्ष मैंने लोक अदालत में समझौता किया था, वो भी उपभोक्ता फोरम से डिग्री होने के कारण, लेकिन वो व्यक्तिगत नाम से किया जिसको मैं व्यक्तिगत सफ़र कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उप पंजीयक सहकारिता में आवेदन देना पड़ा कि भाई जो ज़मीन खाली पड़े हैं उसको समाहित करें समिति में और समिति उसको दे प्राथमिकता से। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ अभिभाषक हैं राजीव कालिया जी, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है केलो विहार आवासीय कॉलोनी को लेकर, इसका तकनीकी पक्ष क्या है और किस तरीके से ये जो आवेदन दिया गया है पंजीयक के यहाँ, ज़रा इसके बारे में बताइए। इसमें तकनीकी पक्ष ये है कि ये जिस उद्देश्य के लिए कॉलोनी निर्मित की गई थी उसकी पहली शर्त थी कर्मचारी, दूसरा आवास उनके पास उपलब्ध नहीं होना चाहिए, उनको भूखंड वितरित किया जाएगा सरकारी सस्ते दरों में। तो निर्धारण की जो दर है वो तो एक अलग प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि जो कर्मचारी हैं जिन्होंने भूखंड ले रखा है अभी तक आवास निर्मित नहीं किए हैं, कई वर्षों व्यतीत हो गए हैं। इसमें धारा 43 जो है उसकी उपधारा यह कहती है कि जो भी व्यक्ति भूखंड प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर मकान निर्मित कर लेगा, यदि किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो वृद्धि 2 वर्ष की होगी, कुल मिला के 5 वर्ष के अंदर मकान उसको निर्मित करना ही पड़ेगा। लेकिन
कई जो हैं कोई भी सदस्य जो हैं अभी तक उनको आवास की आवश्यकता नहीं है और उनका भूखंड ऐसी पड़ा हुआ है और इस यहाँ खरीद बिक्री का दौर शुरू हो गया है। कई जो है मकान की आवश्यकता नहीं है और दूसरों को मकान बेच दे रहे हैं। नहीं तो ये कैसे बिक्री होगा, क्योंकि ये तो रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, तो कैसे खरीदी बिक्री हो रही है इसमें? इसमें खरीदी बिक्री ये हो रही है कि एक स्टाम्प ले लिया जा रहा है और उसमें विक्रय नामा लिख दिया जा रहा है और दूसरे को कब्जा दे दिया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं है, गैर कर्मचारी है, व्यावसायिक है, व्यापारिक है, वो निर्माण कर रहे हैं हम भवनों का और ज़्यादा यहाँ अधिक जो हैं अभी वर्तमान में यही प्रचलन में है। इसमें हमने यही लगाया है कि धारा 64 सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत कि ये जो इनकी उपविधियां हैं, आदर्श उपविधियां हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनांक 1/6/2010 को बैठक में समिति के ये निर्णय लिया गया था कि जिसके भी मकान अभी निर्मित नहीं हुए हैं, भूखंड रिक्त हैं और 5 वर्ष अवधि व्यतीत हो चुकी है, उनके भूखंडों को पुनः समाहित किया जाए समिति में और जो आवश्यक पात्रता रखते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और जिनको जो भूमि जिनके पास अभी वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है, उनको वितरित कर दिया जाए। लेकिन अभी तक 1/6/2010 के बैठक का प्रस्ताव स्वीकृति का अभी तक पालन भी नहीं हुआ है और इसमें जो उपविधियां आदर्श है 43 उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि जो समिति बनाई गई थी जिस उद्देश्य का, उसका पालन वर्तमान में नहीं हो रहा है और उनके नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है और भूखंड रिक्त हैं और विक्रय किए जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें पुनः समिति पुनः अपने कब्जे में समाहित कर उसे ज़रूरतमंदों को वितरित करे। यही आशय से और यही उद्देश्य से धारा 64 सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत उपपंजीयक का मामला प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यवाही अभी लंबित है और आगामी प्रभावशीलता से जोरों से चलेगी और जब तक इसमें सफलता नहीं मिल जाएगी, हमारे पक्षकार इसमें संघर्ष के लिए तैयार हैं। जी, इसमें एक सवाल ये आता है कि सन 91 से लेकर अभी तक लगभग 34 साल का वक्त गुजरने को है, तो इन बीते हुए समय में तो क्या समिति ने उस तरीके से काम किया जिस प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए था? कहीं न कहीं एक लेकुना दिखता है ना? यदि इस बिंदु से परे जाए कि समिति ने और अन्य उपविधियों का पालन किया है कि नहीं, तो निष्कर्ष से निकलेगा कि समिति यहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः विफल रही है। वो किसी का भी विशेष करके कार्यकाल हो, क्योंकि इसमें जो अभी यदि एक सर्वे करवा लिया जाए कि यहाँ पे मकान में कितने कर्मचारियों के मकान बने हुए हैं, तो सर्वे में यही निराकरण निकलेगा कि बहुत अत्यधिक लोग गैर सरकारी कर्मचारी हैं और उनको प्लाट आवंटित हुआ ही नहीं था और अपने मकान वहाँ 2 मंजिला मकान बना के और निवासरत हैं। और इसमें यह भी एक कानून था कि जो एक व्यक्ति को एक ही प्लाट मिलेगा, यहाँ कई व्यक्ति जो हैं निर्धारित क्षेत्रफल 24 स्क्वायर फीट से कई गुना क्षेत्रफल में अभी स्थापित हैं, मकान बना के रह रहे हैं। इसमें अब ये भी था कि समिति जो है लोगों को लोन आवंटित करेगी, आय स्रोत बनाएगी और लोगों को मकान कंस्ट्रक्शन करके भी देगी। ऐसा अभी तक समिति ने कोई मकान और लोन के बारे में जो उपविधियां हैं उसका अभी तक पालन नहीं किया है और सदस्यताओं की वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद और क्षेत्रफलों की मांग करेगी, लेकिन समिति ने अभी किसी भी क्षेत्रफल की मांग नहीं की है और न किसी सदस्यों की वृद्धि कर रही है। समिति जो है वो अभी अपने पुराने जो विकास के कार्य हैं उसको पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं है और इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं। अभी वर्तमान में यहाँ कोई पदाधिकारी भी नहीं है, प्रशासक यहाँ नियुक्त हैं और निर्धारित समय काल में चुनाव भी यहाँ अभी संभव नहीं दिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि ये चूँकि ये नगर निगम के दायरे में आता है, स्थानीय निकाय जो है, नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। अब बात आती है संपत्ति कर को लेकर, तो टैक्स तो वसूला जा रहा है यहाँ से, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं ये विरोधाभास बना हुआ है। स्थानीय निकाय को लेकर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है, स्थानीय निकाय अतिक्रमण रोकने में भी सक्षम दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये बात
जो नगर निगम होती है संपत्ति कर लेती है, वो अवैध निर्माण में भी संपत्ति कर लेती है, वैध निर्माण में भी संपत्ति कर लेती है। तो संपत्ति कर यदि भवन निर्मित है तो संपत्ति कर निवास स्वामी भूमि स्वामी का देना दायित्व होता है। उसमें ये बिंदु नगर निगम के द्वारा नहीं देखी जाती है कि ये मकान जो है संपत्ति जो है पूरा विधि पूर्वक निर्मित है कि नहीं। यदि नगर निगम ऐसे बिंदुओं को गौर करने लग जाए तो बहुत अत्यधिक संपत्ति करों से वंचित हो जाए। लेकिन ये जो कॉलोनी है इसमें से अभी तक किसी को भी केवल अधिकार पत्र मिला है, भूमि स्वामी तो अभी तक किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि दर के बारे में अत्यधिक विवाद है कि दर जो किस दर कौन सा दर निर्धारित किया जाए। और निर्धारित करने के बाद कई बार इसमें समिति कार्यालय के द्वारा और समिति के जो पदाधिकारी उनके बीच में सामंजस्य प्रयास किया गया है, एक दर निर्धारित होने की संभावना दिख रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है यदि दर निर्धारित हो जाए और पंजीयन के लिए यदि भूमि स्वामियों को सूची बनाया जाए तो इसमें किसको दिया जाएगा मकान, क्योंकि इसमें कई लोग जो मध्य प्रदेश के भी हैं और मकान स्टाम्प में बेच के चले गए हैं। तो इसमें दर जो निर्धारित होगी तो पंजीयन के लिए किसको आहूत किया जाएगा। क्या पूर्व भूमि स्वामी जो प्रथम भूमि स्वामी जो अधिकार पत्र है जिसे कह सकते हैं, भूमि स्वामी तो नहीं, जो प्रथम अधिकार पत्र पाया है वो व्यक्ति पात्रता रखता है, या वर्तमान में जो व्यवसायिक है और गैर कर्मचारी है वह पात्रता रखता है जो निवासरत है, बिना एक मात्र केवल 50 रुपए के इकरारनामा स्टाम्प पे। तो इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं कि किसको शासन भूमि स्वामी घोषित करेगा। वैध भूमि स्वामी यानी वो वैधता का एक संकट खड़ा होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए राजीव कालिया सर, और आपने तकनीकी पक्ष की जानकारी दी। इसमें 2023 में जो ऐसी खबर आई थी कि कलेक्टर कार्यालय से जो शासन को गई थी फाइल यहाँ से, उसमें इसके भूभाटक को तय करने के लिए आदेश जारी हुआ था। उसमें कितना काम आगे बढ़ा ये तो अभी साफ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर एक जो असमंजस की स्थिति पूरी केलो विहार में बनी हुई है वो कम से कम साफ हो सकती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।